बात सन 1930 की है। सतना गांव अंग्रेजों के कब्जे में था। सारे अंग्रेज उनसे दुगनी लगान लिया करते थे और उन्हें खूब परेशान किया करते थे। गांव में सूखा पड़ने की वजह से उनके पास लगान देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इस वजह से अंग्रेज उन लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में साफ सफाई और छोटे मोटे काम के लिए रखने लगे। प्राणलाल उसी गांव का एक किसान था जो अपने खानदान के साथ मलकापुर में रहा करता था। लगान न दे पाने की वजह से एडवर्ड, जो कि सतना गांव का इंचार्ज था, उनके यहाँ साफ सफाई का काम किया करता था। आज तुम फिर से देर से आए। सुबह के 8 बज रहे हैं, पूरा घर बिखरा हुआ है। हुजूर, मैं तो कब से आपके घर के बाहर था। गौरी मैम साहब सो रही थी, इसीलिए उन्हें उठाया नहीं। जुबान की जगह हाथ चलाओ, वही बेहतर होगा। जाओ और जल्दी से साफ सफाई करो। जो हुक्म। जैसे ही प्राणलाल एडवर्ड के घर से गांव आता है, सारे गांव वाले उसके पास जाकर कहने लगते हैं, क्यों प्राणलाल, तुमने अपने बड़े हुजूर एडवर्ड से टैक्स कम करने की बात की कि नहीं? आज वो गुस्से में थे, इसीलिए मैंने कोई मुद्दा नहीं निकाला, वरना वो मुझ पर चिल्लाते और मुझ पर और ज्यादा टैक्स लगा देते। तुम्हारा तो बेहतर है, तुम उनके यहाँ काम करके अपना टैक्स कम करवा लेते हो, मगर हम गांव वालों का तो कुछ सोचो। साफ सफाई करना तो मुझे भी पसंद नहीं है, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हमारे खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। गांव वाले कुछ दिन बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। तब एडवर्ड अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। तुम सब ने मुझे पिछला 3 महीनों से टैक्स नहीं दिया और ये बढ़ता ही जा रहा है। हुजूर, आप तो जानते हैं, सूखा पड़ने की वजह से हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। राशन भी हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। इससे हमें क्या, हमें टैक्स दो, वरना हम तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारा घर, जमीन सब, और अंग्रेजी हुकूमत को सौंप देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इस गांव के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बराए मेहरबानी हम पर रहम कीजिए। इनके घरों से सारा कीमती सामान ले आओ। सिर्फ कुछ ही दिनों के खाने का राशन पूरे गांव के पास बचता है और राशन की परेशानी लेकर सारे गांव वाले सलाह मशवरा करने लगते हैं। इन कुछ दिनों के राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास कोई दूसरी तरकीब भी तो नहीं है। बस एक ही रास्ता है, हमें चलकर हमारे पितृदेव को मनाना होगा, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सारे गांव वाले उदास चेहरे और रहम की भीख मांगते हुए पितृ देवता के मंदिर के पास चले जाते हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा करना। जरूर हमारे पूर्वजों ने कुछ तो अच्छा काम किए होंगे। गांव के बूढ़े बच्चे सब भूखे हैं, कुछ तो रहम करे मालिक, कुछ तो रहम करे। उन सब की दुआ सुनकर वहाँ पर उनकी कुल देवी प्रकट हो जाती हैं। फिक्र मत करो, इस मंदिर की मिट्टी ले जाओ और उस मिट्टी का विशाल चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाओ। वो चूल्हा पानी से जलेगा और याद रहे, शुरुआत कुछ मीठे से करना। जो भी तुम उसमें बनाओगे पूरे गांव वालों के लिए भर पेट होगा। इतना कहकर कुल देवी अदृश्य हो जाती है। सारे गांव वाले खुश होकर मंदिर की मिट्टी से एक बड़ा और विशाल चूल्हा बनाकर तैयार कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ, इस बार मेरे खेतों में थोड़े से गाजर उग गए थे। इस चूल्हे में सबसे पहले गाजर का हलवा बनेगा। उनके इतना कहते ही सारे गांव के लोग गाजर का हलवा बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। चूल्हा तो जला लेंगे, मगर पानी भी तो नहीं है। मेरे घर एक हंडा पानी रखा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। प्राणलाल विशाल चूल्हे में सीढ़ी से चढ़कर सारी सामग्री चूल्हे में डाल देता है। जैसे ही गांव वाले चूल्हे में पानी डालते हैं, चूल्हा जलकर तैयार हो जाता है। कमाल हो गया, हम सबकी दुआएं काम आई। ऐसा लग रहा है हमारे पुराने दिन वापस आ गए। सबने बड़ी खुशी से गाजर का हलवा खाया।
कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि भर पेट खाना खाया। बस किसी तरह बरसात हो जाए। जब खाने और पहनने की सुविधा हो गई है तो किस बात की फिक्र है? उन अंग्रेजों को अगर इस बारे में पता चला तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। हमें तो बस तुम्हारी ही चिंता है, कहीं तुम अपना मुंह ना खोल दो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये गांव मेरा भी है और मैं पानी के चूल्हे के बारे में किसी से नहीं कहूंगा। तुम आजकल काम करने क्यों नहीं आते? वो क्या है ना, अब खेती का वक्त आ गया है और कई सारे दूसरे भी घर के काम थे, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। और अब मैं आपके घर की साफ सफाई नहीं करूंगा। प्राणलाल एडवर्ड और उसके कर्मचारियों के सामने ये सारी बातें करके चला जाता है। इस पिल्ले का खुश करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बोल गया। हुजूर, मैंने देखा है कि इनके गांव में अब सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं और मेरे खबरी ने कहा कि इनके पास एक पानी से चलने वाला करिश्माई चूल्हा है। उस चूल्हे पर पानी डालने से खाना पूरे गांव के लिए बन जाता है। व्हाट नॉनसेंस, वे क्या बकवास करते हो? अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप चलकर उस गांव में खुद ही देख लीजिए। एडवर्ड अपने कर्मचारियों के साथ उस गांव में जाकर देखता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कर्मचारियों की बात सच है। एक बड़ा विशाल चूल्हा उन्हें दिखाई देता है। I can't believe it. हमें वो चूल्हा अपने कब्जे में लेना होगा। इसके लिए कई सारे हाथी लगेंगे क्योंकि वो चूल्हा बहुत ही बड़ा है। उसे इंसान उठाकर नहीं ले जा पाएगा। दूसरे ही दिन जाओ, जाकर उस बड़े चूल्हे को लेकर आओ। एडवर्ड और उसके कर्मचारी गांव के किसी भी इंसान की बात नहीं सुनते। एडवर्ड और उसके कर्मचारी वहां पर कई सारे हाथी लेकर विशाल पानी से जलने वाले चूल्हे को लेकर चले जाते हैं। चूल्हे के बदले कुछ और ले लीजिए, वरना हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? कई दिनों बाद इस गांव में खुशियां आई थी, इन अंग्रेजों से वो भी नहीं देखा गया। सब कुछ कुल देवता के हाथ में है। चलो मंदिर चलकर फिर से उनके मेहरबानी की भीख मांगते हैं। तुरंत ही देवी वहाँ प्रकट हो जाती हैं। ऐसी धोखाधड़ी हमारे साथ कब तक चलती रहेगी? ये अंग्रेज हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे? कृपा करें देवी। तुम सबकी सारी परेशानियां उन कपटी लोगों को भुगतना ही होगा। दूसरी तरफ सारे अंग्रेज खुश थे। उन्हें चूल्हा हासिल करके ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हासिल कर ली हो। ये होई न बात, चलो चल कर चूल्हा जलाते हैं। जी, इसमें हम आपकी पसंद का पनीर मसाला बना रहे हैं। इंडियन खाने के बाद ही कुछ और है। कर्मचारी जैसे ही सीढ़ी से चढ़कर चूल्हे में पनीर डालते हैं, एडवर्ड और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। पानी डाल दो। एडवर्ड के कहने पर जैसे ही कर्मचारी ने चूल्हे में पानी डाला, चूल्हे से सांप और बिच्छुओं की मानो बरसात हो गई। भागो यहाँ से, भागो! सांप, सांप! मुझे बिच्छू ने काट लिया। एडवर्ड डर के मारे गांव की ओर भाग जाता है और गांव वालों से मुआफी मांगने लगता है। तुम सब अपना चूल्हा लेकर चले जाओ। मुझे न चूल्हा चाहिए न टैक्स। मैं पहले फुर्सत में ही विदेश के लिए रवाना हो जाऊंगा। लगता है देवी की दुआओं ने अपना कमाल दिखा दिया। सारे गांव वाले अपने जादुई पानी से चलने वाले चूल्हे को लेकर गांव आ जाते हैं और उसमें पानी डालकर दावत करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। भूषण का खानदान एक बहुत ही गरीब खानदान था। वो लोग गांव भर के गोबर जमा करके गोबर के उपले बनाया करते थे। ये लो बेगम, आज का गोबर। वहीं रख दीजिए, मैं आती हूँ। और संजय अब तक लौटा नहीं? कहाँ गया है? वो लाला जी के तबेले पर गया है गोबर लेने। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, लेकिन काफी समय हो गया है। टेबल में टीवी देखने बैठा होगा कमबख्त। पता नहीं ये टीवी की क्या बुरी लत लग गई है उसे। हाँ, उस दिन भी वो बहुत लेट आया था और जब मैंने उससे पूछा तो बोल रहा था कि टीवी पर खबरें देख रहा था। हाँ, पता नहीं इन खबरों से इसे क्या हासिल होने वाला है। तभी संजय घर लौट आया। ये लो अम्मा, तुम्हारा गोबर।
आज कहाँ रह गया था? और कहाँ, वहीं टेबल में टीवी पर खबरें देख रहा था। उससे तेरा कौन सा भला होने वाला है? अम्मा, खबरें देखने से ये इल्म होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या, जानकारी रखना हमेशा अच्छी बात होती है। यही सोचकर तेरे अब्बू ने तुझे 7वीं कक्षा तक पढ़ाया, लेकिन क्या फायदा हुआ तेरी तालीम का? काम तो तू वही करेगा जो हम करते थे। अब अम्मा, मुझे बेहतर काम मिलेगा तो मैं कर ही लूँगा। इसी उम्मीद में जी रहे हैं हम कि एक दिन तू बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत पैसे कमाएगा और गांव वाले तेरी वाह वाह करेंगे। ये सब जरूर होगा अम्मा। अब मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दो। हाँ हाँ, चल हाथ धो ले। वैसे तो भूषण का खानदान गरीब था, पर वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो मुतमईन थे। अम्मा, एक दिन मैं तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी खरीदूंगा। बड़ा आया बनारसी साड़ी खरीदने वाला। यहाँ तुझे तेरे लिए नई कमीज खरीदी नहीं जा रही और मेरे लिए साड़ी खरीदेगा। अम्मा, तुम देख लेना, मैं सब कुछ जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल करोगे, आखिर मेरे बेटे हो। फिर एक दिन की बात है, संजय लाला जी के तबेले में टीवी पर खबरें देख रहा था। हमारे सूबे में एक नई कंपनी उभर रही है, गोबर गैस प्लांट बनाने वाली कंपनी। इस कंपनी की मशीन से आप गोबर से नेचुरल गैस बना सकते हो और इस नेचुरल गैस से बिजली पैदा हो सकती है। इस कंपनी का मकसद है कि गांव-गांव रोशन हो। अरे वाह, गोबर से बिजली, ये तो पहली दफा सुना है। संजय रास्ते भर सोचता रहा। अगर हम लोग गोबर से बिजली बनाएं, तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन अम्मी बाबा को ये सब समझाऊं कैसे? लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। संजय अपने घर पहुंचा। अम्मा, अब्बा, मुझे बहुत बड़ी बात पता चली है। अब वो क्या? वो ये कि हम गोबर से बिजली बना सकते हैं। अरे कुछ भी। वाकई बाबा, शहर में एक ऐसी कंपनी है जो ऐसी मशीन बेच रही है जिससे गोबर से बिजली बनती है। वो लोग उल्लू बना रहे होंगे। नहीं अम्मा, ये साइंस है और इस मशीन को खरीदने के लिए सरकार लोन भी दे रही है, क्योंकि सरकार का मकसद है कि गांव-गांव रोशन हो। वो सब ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या? अब्बा, हम इस मशीन से बिजली बनाकर गांव वालों को बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ अम्मा, बिल्कुल। हमें बस शहर की उस कंपनी में जाकर पता करना होगा। ठीक है, कल हम तीनों शहर चलते हैं। ये हुई ना बात। संजय खुश था कि कम से कम उसके अम्मी अब्बू गोबर प्लांट को देखने के लिए राजी थे। अगले दिन वो लोग एक कंपनी में पहुँचे, जहाँ एक सेल्समैन ने उन लोगों को सारी तकनीक अच्छे से बताई। ये तो बहुत आसान है, हमें बस गोबर डालना है। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी आपको ये प्लांट पूरी तरीके से लगवा कर देगी। और इस मशीन की कीमत क्या होगी? वैसे तो ये 20,000 की है, लेकिन सरकार आपको इस मशीन पर लोन देती है। आपको बस हर माह इसकी किश्त भरनी होगी। संजय उत्सुकता से अपने अम्मी अब्बू की ओर देखता रहा। ठीक है, हम ये मशीन खरीदेंगे। कब तक ये मशीन हमारे घर लग जाएगी? 2-3 दिनों के अंदर। ठीक है। सेल्समैन ने भूषण से एग्रीमेंट साइन करवा लिया। संजय बहुत खुश था। वो तीनों घर लौटे। अम्मा, तैयार हो जाओ, तुम्हारी बनारसी साड़ी बहुत जल्द आने वाली है। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे लाडले। कितना अच्छा होगा ना जब हम बिजली बनाकर बेचेंगे। हाँ अब्बा, हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और फिर मैं तेरी शादी भी बड़ी शान शौकत से करूंगी। अभी उसके लिए वक्त है अम्मा। तीनों बहुत खुश थे और मुजस्सिस भी। अगले रोज कंपनी वाले उनके घर आए और उन लोगों ने वहाँ गोबर गैस प्लांट लगा दिया। सर, आपका गोबर गैस प्लांट तैयार है। आपको इस प्लांट में गोबर भरते रहना है और 15 दिन बाद ये बटन दबाना है और आपकी बिजली बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हम ये बिजली कैसे बेच सकते हैं? वो भी बहुत आसान है। आपको इस बोर्ड से वायर के कनेक्शन लोगों के घरों तक ले जाना है और उनके घर बिजली चालू हो जाएगी। अरे वाह! उस दिन से भूषण और उसका खानदान रोज गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने लगे। कुछ दिनों बाद वो प्लांट की टैंक भर गई। अब उन्हें 15 दिन का इंतजार करना था। 15 दिन बाद संजय ने अपने घर में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन जोड़ा। अब्बा, आप वो बटन दबाइए। ठीक है।
जैसे ही भूषण ने बटन दबाया, उनके घर का मेन बल्ब जल गया। बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये तो करिश्मा है। करिश्मा नहीं, साइंस है। अब गांव वालों को भी बिजली बेचनी है। बाप बेटे गांव में मुनादी करने लगे। सुनो सुनो सुनो, हमने अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगवाया है। इस प्लांट से कम कीमत में बिजली पैदा होती है। जिस किसी को भी बिजली चाहिए वो हमारे घर आकर कनेक्शन लगवा ले। सुनो सुनो सुनो। गोबर की बिजली की बात गांव में आग की तरह फैल गई। भाई मुझे तो सस्ती बिजली चाहिए। हाँ, मुझे भी। न लोड शेडिंग की परेशानी, न महंगे बिल देने की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और भूषण के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। हकीकत में गोबर गैस से बिजली बनती है क्या भूषण भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं होता तो मेरे घर के अंदर चलकर देख लो। घर के अंदर जलती हुई लाइट और पंखा देखकर गांव वालों को यकीन हो ही गया। भाई मेरे घर में भी एक कनेक्शन लगवा दो। मेरे भी। जी बिल्कुल, सबके घर लगेगा। संजय ने गांव वालों से पैसे लिए और उन्हें रसीद भी दी और एक एक करके सभी के घरों में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन लगवा दिया। कम कीमत पर बिजली पाकर गांव वाले खुश थे और पैसे कमाकर भूषण का खानदान भी खुश था। मैंने इतने पैसे जिंदगी में कभी नहीं देखे। हाँ मैंने भी। और ये सब संजय तेरी वजह से हुआ है। हम हमेशा तुझे खबरें देखने के लिए डांटते थे, लेकिन आज उसी खबर की वजह से हमारी जिंदगी संवर गई। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गोबर के उपले ही बेचती रहूंगी, पर मेरे लाडले ने मेरी जिंदगी बदल दी। संजय के वालिदान को संजय पर फक्र था। धीरे धीरे संजय ने अपने घर के हालात बदल दिए। उनका घर बड़ा हो गया। घर के अंदर सारी जरूरी चीजें आ गई। फ्रिज, टीवी, सोफा, सब कुछ। ये लो अम्मा, तुम्हारी बनारसी साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी साड़ी पहन पाऊंगी। और ये सब हमारी गोबर की बिजली की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और संजय, तूने साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पहले लोग हम उपले बनाने वालों को छोटा समझते थे, लेकिन अब वही लोग हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि उस गोबर से हम बिजली बनाकर उन्हें ही बेचते हैं। मुझे तुझ पर फक्र है बेटा। संजय के अब्बा ने उसे गले लगा लिया। अब वो फक्र से गांव में घूमते थे। अजय अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेतों में एक साथ काम करते थे। कुछ वक्त पहले ही अजय के अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ था। अजय अब इस दुनिया में तन्हा रह गया था। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब इस दुनिया में मेरा कुछ बचा ही नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ अजय, कितना अकेला हो गया हूँ मैं। घर संभालूं या खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा चूल्हा खराब हो गया था ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं भाईजान, अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे ठीक करवा पाऊँ। सोच रहा हूँ कि मैं एक चूल्हा बनवा लूँ अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस कुछ वक्त के लिए इस चूल्हे पर खाना बन जाए, फिर अपने लिए नया चूल्हा ले लूंगा। अजय चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश में कभी अपने हाथ जला लेता और कभी धुआं की वजह से खांसता रहता। अजय जला हुआ खाना खाते हुए लिखता है। एक रात अजय खेत से बहुत देरी से आता है और घर में कुछ भी खाना नहीं बना है। भूख से उसके शिकम से आवाजें आ रही थी। अजय रोते हुए अपनी अम्मी को याद करता है। अम्मी, अगर तुम होती तो यकीनन मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह कल रात को मैंने बेहद ही उम्दा खिचड़ी बनाई थी। काश थोड़ा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना वजनदार क्यों है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी हुई थी।
अजय हैरान हो जाता है। फिर उसके जहन में आता है कि शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना दी होगी। अजय खिचड़ी नौश फरमाता है और खेत पर भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बड़ा लजीज खाना लेकर आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और तरकारी बनाता है और तरकारी की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। अजय खाना नौश फरमाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई तरकारी से लबालब भरी होती है। आज तो मैंने इतनी तरकारी बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल गोश्त बनाता है और बची हुई दाल गोश्त गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में खाना तकसीम कर रहे हो? कल तक तो तुम्हारे पास गैस भरवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे साथ। देखो, ये मेरा करामाती चूल्हा है। इसे जब भी मैं खाना बनाऊंगा इसमें खाना खत्म ही नहीं होता है। जब चूल्हे से डेक उतार दोगे तभी जाकर खत्म होता है खाना। ये तो बहुत उम्दा बात है, पर तुम गांव वालों को मुफ्त में खाना क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसकी उम्दा कीमत मिल सकती है, माला माल हो जाओगे तुम। नहीं दोस्त, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने बहुत खराब हालत में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम अहमक हो गए हो जनाब। मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही बोल रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बगैर अच्छी आमदनी होते देख जय लालची हो गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये गौर किया है कि जब हम एक चूल्हे से इतनी आमदनी कमा सकते हैं तो दो चूल्हे से हम कितनी आमदनी कमा सकते हैं? पर यार, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना कर देखो, क्या मालूम तुम्हारा जादू फिर से काबिज हो जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे में आग भड़कती है वो चूल्हा फट जाता है। लाहौल विला, ये तुमने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया तुमने चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाया था जैसे मैंने पहला वाला चूल्हा बनाया था। कल फिर से कोशिश करना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और अफसोस कि वो भी फट गया। जय आग बबूला हो गया और वो अजय पर चिल्लाने लगा। एक चूल्हा भी तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो हमारे पास पहले से है ना। ज्यादा आमदनी के चक्कर में हनीस हो गए हो तुम। हनीस तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसीलिए तुम गलत चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से तुरंत रवाना हो गया। वो ना तो हनीस था और ना ही वो अपनी आमदनी को जय से छुपाना चाहता था। उसके जहन में आया कि फिर से एक चूल्हा बनाया जाए, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो वो पहले वाला चूल्हा जय को देकर खुद खेती करने चला जाएगा। अजय ने ठीक पहले चूल्हे के मानिंद दूसरा चूल्हा बनाया और उसे होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे ख्वाबों में पानी फेर देगा। इसके भरोसे में अगर मैं रहा तो कभी उम्दा आमदनी नहीं कर पाऊंगा। जय ने देखा होटल के बावर्ची खाने में एक चूल्हा रखा हुआ था। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चल दिया। दूसरी सुबह, अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा, उठो। हाँ, क्या हुआ? जय गांव छोड़कर गायब हो गया है। क्या? उसका पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर शहर की तरफ गुजरते हुए देखा गया, आवाम ने बताया। बेटा, सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की तकदीर पर हंस रहा हूँ। वो क्यों? उस मजलूम को लगा होगा कि जादुई चूल्हा चुराकर शहर में बहुत सारी दौलत कमा लेगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल अपने साथ घर ले गया था। उसे देखकर हूबहू चूल्हा बनाने के लिए वो मजलूम तो जदीद चूल्हा लेकर चला गया। खुदा जाने उसमें कोई जादुई होगा भी या नहीं होगा।
उधर जय शहर में एक आलीशान दुकान खोलता है, बड़े बड़े इश्तिहार लगाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे भरोसे के साथ तरकारी बनाने के लिए चूल्हे की लकड़ियों में आग जलाता है। पहले के तमाम चूल्हे के मानंद ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी तकदीर को देखकर सर पटक कर रोने लगता है।